हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RX सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एरर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा चैप्टर 1 तो प्लीज़ वो जाके देखिए। तो लेट्स स्टार्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। हम लोग ने पहले HAP1 का चैप्टर यूनिट 1 कंप्लीट कर दिए, जाके वो वीडियो देख लो। RX सॉल्यूशन इसी चैनल पे रहेगा। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एरर्स। अब एरर क्या होता है? एरर क्या है, क्या मतलब डिफाइन क्या करता है? एरर जो हम लोग एरर करते हैं, आप डेली लाइफ में भी एरर करते हो, तो एरर मतलब जो भी हम लोग ने मेजर किया और जो आना चाहिए था, जो एक्चुअल वैल्यू था, जो सेट वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू था, और जो मेजर्ड किया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रह गया, उसी को तो एरर कहते हैं। हाँ, तो ठीक है, तो एरर क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम लोग ने स्टैंडर्ड मान के चला था, और जो मेजर किया, जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया, उसको माइनस करोगे तो एरर मिलेगा। तो एरर क्या है, लिख लो यहाँ पर। फर्स्ट एरर। ठीक है, एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है, बेसिकली इतना ही होता है। मतलब एरर और भी टाइप के एरर होते हैं, पर हम लोग केमिस्ट्री से फार्मास्यूटिकल रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं भाई? ये सब बचपन में भी पढ़ा था। परसेंटेज एरर क्या है? स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड आपने जो भी निकाला, ये अब यहाँ पर लिखो परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर कोई बोल दिया निकालने, ठीक है, सुन, इजी ही एकदम सुन, हाँ ध्यान से सुन। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो ऊपर लिखा, और ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब जो भी एरर है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो ऊपर एरर वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो इनिशियल वैल्यू था, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, इनटू में कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप पूछा, तो आपने पूछा एग्जाम्पल बताओ सर, तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे पैरासीटामॉल ले लिया, आप केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। पैरासीटामॉल लिया, समझो 500 mg मैंने पैरासीटामॉल एज अ स्टैंडर्ड लिया। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जो बनाया और उसमें ऑब्जर्व किया, तो ये निकला 450 mg। हम लोग को बनाना था 500, बन गया 450। अब एरर कितने परसेंट का, अब वो निकालो। तो चलो निकाल के दिखाओ, और जो आंसर है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यू, यहाँ से SV से लिखता हूँ, ऑब्जर्व वैल्यू OV से लिखता हूँ। ये 500 mg था पैरासीटामॉल, और ये था 450 mg आया। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? 500 माइनस 450 डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या था 500 मल्टीप्लाई बाई 100। बस ये कैंसिल करो, ऊपर 50 नीचे 5, ठीक है, ये आ गया 10। तो 10% का टोटल एरर हुआ। तो परसेंटेज निकालना इज मतलब कि परसेंटेज क्या करता है कि जो भी, जैसे बहुत सारी वैल्यूज होती है, और परसेंटेज का एक ओवरऑल वैल्यू बता देता है। तो एरर वही है। एरर क्या है? परसेंटेज एरर, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू में 100 कर दो, सिंपल है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है, बुक में लिख लो, साथ में लिख रहे हो तो तेजी में। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एरर। अब भाई एरर आते ही किस वजह से? तो एरर आता है जैसे हम लोग ने सैंपल गलत उठा लिया, भाई सैंपल के प्रिपरेशन जब बना रहे हैं तब गलती कर दी, है ना, बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, जैसे आप में, ठीक है, नॉलेज की कमी हो गया, फोकस की कमी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें एरर आता है। तो पहला है किसके वजह से एरर आता है, तो फर्स्ट लिखो सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ एरर क्या है? ये जैसे कि एनालिस्ट द्वारा जो बना रहा है भाई, उसी से गलती हो गई, ठीक है, और या नॉलेज के कमी के कारण, या फोकस के कमी के कारण एरर्स आती है। तो पहले है ड्यू टू लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ फोकस, ठीक है। दूसरा बोल सकते हो जैसे कि इन, जैसे कैलिब्रेशन, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका गलत कैलिब्रेशन, अरेंजमेंट गलत किया, बाकी सब चीज़ें गलत कर दी, तो इन प्रॉपर कैलिब्रेशन। इसके नोट्स और मेरे जो नोटबुक के नोट्स है, दोनों के PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है। तो अब क्या है, एक तो मेरी वेबसाइट भी आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब क्या है, एक इन प्रॉपर कैलिब्रेशन हो गया, लैक ऑफ फोकस हो गया, फिर बोल सकते हो लैक ऑफ नॉलेज हो गया, लैक ऑफ नॉलेज,
फिर फोर्थ क्या है, ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन। अब जैसे रॉन्ग कैलकुलेशन ही कर दिया भाई, मैथ्स में कमज़ोर था मैं, ये रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया, तो लिख दो ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, है ना। अब पांचवा है दैट इज ड्यू टू रॉन्ग मेथड ही गलत ले लिया भैया इसने, तो मतलब बहुत सारे तरीके मेथड होते हैं, तो मेथड ही गलत ले लिया, तो लिख दो ड्यू टू रॉन्ग मेथड यूज्ड, रॉन्ग मेथड यूज्ड। फिर सिक्स्थ है, जैसे आप बता सकते हो कुछ इम्प्योरिटी के कारण, भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम लोग ने जो चीज़ लिया उसी में इम्प्योरिटी था, तो इम्प्योरिटी के कारण हो गया, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू any type of impurity in sample, any type of impurities in sample, जो भी हम लोग ने सैंपल लिया उसमें ही इम्प्योरिटी था, ठीक है। फिर ड्यूरिंग जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब में इसके कारण एरर हो गए, आप लिख सकते हो ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज हो गया, है ना। मतलब हैंडलिंग अच्छे से नहीं किया, टेक केयर अच्छे से नहीं, टेक ये केयर वेल मतलब सॉरी मतलब हम लोग ने कैरी अच्छे से नहीं किया, जैसे लैक ऑफ फोकस हो गया, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन हो गया, लैक ऑफ नॉलेज हो गया, ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया, ये रॉन्ग मेथड यूज हो गया, एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो अब क्या है, सोर्सेज ऑफ एरर तो देख लिया, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एरर, थोड़ा टाइम जाने वाला है क्योंकि लिख के पढ़ रहे हैं। तो टाइप ऑफ एरर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप ऑफ एरर जैसे कि मैं बात करूँ सिस्टमैटिक एरर, ये तो पहले भी पढ़ा है, ये तो सिंपल है, पहले भी पढ़ा है। सिस्टमैटिक एरर क्या है, फिर रैंडम एरर क्या है, ग्रॉस एरर मींस सिस्टमैटिक प्लस रैंडम इज ग्रॉस, टोटल एरर बोल सकते हो जिसको। तो पहला आप लिखो, दूसरा एंड तीसरा, तीन टाइप के, पहला है सिस्टमैटिक एरर, फिर है रैंडम एरर, रैंडम एरर। ये रैंडम एरर मतलब कि पता ही नहीं चल रहा भाई किसकी वजह से एरर आ रहा है, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सब हो गया। तो अब ग्रॉस एरर भी है एक, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर मतलब इन दोनों का सम ही होता है, सिस्टमैटिक प्लस रैंडम, ठीक है, ये दोनों का सम होता है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, जैसे सिस्टमैटिक एरर जिसको हम मतलब पता है सिस्टम हमारे वजह से, सिस्टमैटिक एरर भी बहुत तरीके की वजह से होता है, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल एरर हो गया, जैसे कि ये मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ये सब सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर ही आते। फिर मेथडोलॉजी, फिर रीएजेंट, तो ये चार तरीके के लगभग आते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम में आते हैं जैसे टेम्परेचर पीएच, बाकी सब ये सब, ह्यूमिडिटी बोल दो, ह्यूमिडिटी, है ना, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक एक के डिटेल के बारे में। अब सिस्टमैटिक एरर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर। तो पहला निकालते हैं सिस्टमैटिक एरर, इसको डिटर्मिनेट एरर भी बोलते हैं ना। चलो सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया, सॉरी, हाँ अब सही है ना। चलो, तो सिस्टमैटिक एरर, डिटर्मिनेट एरर। अब ये क्या है, दीज आर दोज एरर, आप लिख सकते हो तो लिखो, दीज आर दोज एरर विच अकर्स ड्यूरिंग एनालिसिस, मतलब वही एनालिस्ट द्वारा जो एनालाइज कर रहा है उसी में उसके वजह से एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, प्रोसीजर उसने गलत लिया, मेथड गलत चूज किया, तो बहुत सारे तरीके, फॉर्मुलेशन जब बना रहा था तब गलती किया, तो बहुत सारे के। तो पहला है, आप लिखो पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में जैसे कि कुछ भी पर्सनल मिस्टेक के कारण, ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक, ठीक है। फिर केयर मतलब अच्छे से केयर नहीं किया, केयरलेसनेस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी, जैसे इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब के कारण क्या होता है कि पर्सनल एरर भी हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरा बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मेंटल एरर, अब ये क्या, इंस्ट्रूमेंट के कारण, भाई ये डिफेक्ट हो गया, डिफेक्टिव पीस दे दिया और उसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे तो गलत तो आना ही है। तो जैसे कि बात करूँ डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, है ना। चलो ये ठीक है। अब जैसे मेथड गलत ले लिया भाई,
मेथड और डिक एरर, मेथड गलत चूज किया, जैसे कोई एनालिसिस का रॉन्ग मेथड चूज कर लिया एनालिसिस का, तो यूज्ड चूज रॉन्ग मेथड। फिर बात कर सकते हैं रिएजेंट। अब रिएजेंट, जो भी रिएजेंट हम लोग ने केमिकल रिएजेंट बाकी ये सब हो गए ना, जैसे रिएजेंट हो गया एरर। अब रिएजेंट एरर जैसे कि इसमें क्या होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब जो भी हम लोग ने केमिकल लिया, सैंपल लिया, रिएजेंट लिया, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज आना, ड्यू टू एनी इम्प्योरिटीज इन रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया, इतना कंप्लीट है। अब फिर तीसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, दूसरा रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या है, जिसको इनडिटरमिनेट, हम लोग को पता ही नहीं चला किसकी वजह से एरर आ रहा है, तो इनडिटरमिनेट एरर। जैसे क्या है, जैसे एरर टेम्परेचर के कारण आना, ह्यूमिडिटी के कारण, पहले भी लिख दिया हूँ, आप लिख सकते हो। तो अगर मैं बताऊँ, ये एनालिस्ट क्या करता है, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि इनडिटरमिनेट, पता ही नहीं चला किसकी वजह से। तो अब ड्यू टू टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, बहुत सारे तरीके के एरर होते हैं, ठीक है, उसके कारण एरर आना, तो हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं है, कमी नहीं कर सकते इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, पहले वाले को मिनिमाइज कर सकते। हाँ, अब बात करते हैं, तो आप ये लिख सकते हो शायद, अब ये प्रिवेंशन ऑफ दीज एरर, दीज टाइप्स ऑफ एरर नॉट पॉसिबल, मे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मेथड, अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं भाई, गलती कर दी, अब मिनिमाइज कैसे करना है। तो जैसे लिखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ठीक है, सिंपल मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। जैसे कि ये एरर क्या है, इट कैन बी मिनिमाइज बाय द फॉलोइंग, जैसे कैलिब्रेशन ठीक कर दिया। अब जो कैलिब्रेशन गलत था, मतलब हम लोग ने गलत मेथड, जैसे जो दूसरा लगाना था वो तीसरे पे लगा दिया, तो ये सब चीज़ें अगर हुआ तो उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन लो, एनालिस्ट से, प्रोफेसर से इंस्ट्रक्शन लेके उसको प्रॉपर कैलिब्रेट करो। तो कैलिब्रेशन में मिनिमाइज करो, लिखो पहले, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको एपेरेटस, जैसे जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सब, तो वो सब में ठीक करो, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्टनेस हम लोग चेक करते हैं, सही प्रॉपर अरेंज है कि नहीं, तो वो सब चेक करते हैं। अब इसमें क्या करता है, जो भी हम लोग, इससे क्या होगा, करेक्ट पता चल जाएगा, उससे मिनिमाइज हो जाएगा एरर। सिंपल है, जैसे ग्लासवेयर, ये सब बहुत चीज़ें होती है, वो सब क्या करेंगे, अच्छे करेक्ट ऑर्डर में डालेंगे, अच्छे करेक्टनेस यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कैलिब्रेशन ठीक कर दिया तो काम हो जाएगा। फिर दूसरा है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन जैसे इन दिस, देखो ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या है, अभी इसमें क्या आएगा, जो भी ब्लैंक डिटर्मिनेशन मतलब कि एनालिसिस इज परफॉर्म विथ और विदाउट सैंपल, एक बार सैंपल के साथ करेंगे, एक बार विदाउट सैंपल करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा, जैसे कोई भी आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज पता चल जाएगी रिएजेंट के अंदर। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन पहले तो सैंपल के साथ करेंगे ये अपना प्रोसेस, और एक बार विदाउट सैंपल के साथ करेंगे। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन, आप ये डेफिनेशन लिख दो, दैट इज क्या है, इन दिस एनालिसिस परफॉर्म with or without sample to identify, जैसे बोल सकते हो, impurities in reagent,
एंड सॉल्वेंट एंड मिनिमाइज देम। ये क्या लिख दिया भाई, चलो मिनिमाइज देम। अभी सुनो, तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन कैलिब्रेशन ठीक किया, चलो ये गलती सुधार ली। फिर है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। एक तो हम लोग जो भी रिएजेंट केमिकल लिया है उसको पहले सैंपल के साथ करेंगे प्रोसेस, और एक बार विदाउट सैंपल करेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे, उससे पता चल जाएगा इम्प्योरिटीज है कि नहीं, और उससे पता ये वो मतलब उसको अगर पता चला तो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 2 हुआ। अब तीसरा है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन, कंट्रोल डिटर्मिनेशन में जिसे अभी इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, जैसे लिखो, इसमें क्या कर सकते हैं, इन दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड कंपेयर विथ द नॉर्मल, जो भी बनाया है हम लोग ने, नॉर्मल डिटर्मिनेशन। हाँ, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन में क्या होता है, हम लोग एक तो स्टैंडर्ड बनाएंगे और जो बना रहे हैं वो, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे कोई भी इम्प्योरिटीज है कि नहीं, बाकी ये सब चीज़ें देखें कोई एरर है कि नहीं, तो उससे मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर चौथा है, मतलब वही स्टैंडर्ड का यूज़ करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं एरर। फिर है इंडिपेंडेंट मेथड। अब इंडिपेंडेंट मेथड में क्या है, जैसे इसमें क्या कर सकते हो, इन दिस वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी substance by 2 or more different methods। अब देखो इतना ही लिखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। अभी इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट मेथड क्या करेंगे, कोई भी सब्सटेंस का एनालिसिस हम लोग दो डिफरेंट मतलब एक से ज़्यादा मेथड से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे और फिर उसको मिनिमाइज कर देंगे। एरर इंडिपेंडेंट का मतलब बहुत सारे मेथड से कर लिया। और 5वां है पैरेलल मेथड, मतलब एक, अभी इसमें क्या है और पिछले वाले में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। पैरेलल डिटर्मिनेशन, पैरेलल में क्या होता है, सेम मेथड मल्टीपल टाइम्स करेंगे, सेम मेथड परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स टू मिनिमाइज एरर। ठीक है, तो पिछले वाले में क्या है, इंडिपेंडेंट मेथड, मतलब बहुत सारे मेथड लेके हम लोग कंपेयर करके मिनिमाइज करेंगे। और इसमें पैरेलल वाले में क्या करेंगे, एक ही मेथड को बहुत टाइम करके देख और फिर कंपेयर करेंगे कि एरर कितना है, तो उससे फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, अब इसमें क्या है, जैसे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में बात करूं तो हम लोग एक्यूरेसी क्या होता है, करेक्टनेस, कितना, हाउ मच क्लोज टू वॉल्यूम, मतलब हाउ मच क्लोज टू एक्चुअल या ट्रू वैल्यू, आप उसको एक्यूरेसी बोल सकते हो। और प्रिसीजन मतलब आपस में कितने क्लोज है जो भी रिजल्टेड वैल्यू है, और बोल सकते हो पॉइंट में कितना है। तो इसके 2 डेफिनेशन होते हैं, मतलब कितने पॉइंट में है, और एक है मतलब कितने आपस में कितने क्लोज है, हाउ क्लोज टू ईच अदर, मतलब आपस में रिजल्टेड वैल्यू। और एक होता है पॉइंट में, जैसे कि 5.0000123 ऐसा है, और एक है 5.0123। तो कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा हाई प्रिसाइज है, ये हाई प्रिसाइज है। और रिजल्टेड वैल्यू, जैसे इसमें क्या होता है क्लोज, जैसे एक है 501, 502, और एक्चुअल वैल्यू तो 550 है, लेकिन ये आ रहे 502, 503, 504। तो ये सब आपस में ज़्यादा क्लोज है, लेकिन इससे कम क्लोज है, मतलब ट्रू वैल्यू से कम क्लोज है, तो इसका लो एक्यूरेसी होगा, हाई प्रिसीजन होगा। तो हाई
प्रिसीजन, ठीक है। और ये एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू से कितना है, इसमें देखो 501 आ रहा है और 550 ट्रू वैल्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वेरी लेस एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इतना समझा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पकड़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जैसे कि मैं बात कर लूँ, अब हम लोग मतलब इसमें देखेंगे कि हम लोग काउंट कितने करने के, जैसे कि अब आपके सामने लिख देता हूँ 2000, फिर 2.00, ठीक है, और एक लिखता हूँ 2.0। अब इसमें कितना आप सिग्निफिकेंट बोलोगे, दैट इज 1, इसमें बोलोगे 3 और इसमें बोलोगे 2। अब कैसे आप बताते, उसका रूल पढ़ते हैं। तो रूल्स आप लिख लो, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल्स क्या है, जैसे कि रूल्स है, जैसे जो भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। पहला है ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स, ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ऑल नॉन जीरो, जैसे जीरो को छोड़ के सब, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सब, हाँ। फिर दूसरा आप बोल सकते हो जो भी नॉन जीरो के बीच में, जैसे 3 हो गया 4 हो गया, इनके बीच में जो जीरो है उसको काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो आप लिखो जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इतना बात हुआ। अब तीसरा बात करते हैं, ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट मतलब कि जो भी जितने भी जीरोज है, जैसे मैं आपको बात करूँ लीडिंग का मतलब स्टार्टिंग में, जैसे 0 0 0 5 0 2, तो ये 3 सिग्निफिकेंट होंगे, ये जो आगे के है वो नहीं माना जाएगा। तो जैसे ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब बात करूं मैं, जैसे और क्या रूल है, जैसे जो भी ट्रेलिंग जीरोज, जो एंड वाले जीरोज है, जो आफ्टर डेसिमल आएंगे वही बस सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे मैं बात करूं 5000 ये वाला, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, बट ऐसे रह गया, ऐसे रह गया तो ये सिग्निफिकेंट है। तो आप लिखो ट्रेलिंग, जिसको एंड वाले जीरोज बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोज या एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if occurs after decimal only। तो मतलब इसमें क्या करना है, तो एक तो चार पॉइंट्स हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स में जैसे ऑल नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि जितने भी नॉन जीरोज होते हैं, वैल्यूज जितने भी नंबर, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है नॉन जीरो है, तो वो क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और नॉन जीरो के बीच में जीरोज है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। और फिर ऑल जीरोज, जो भी लीडिंग जीरोज होते हैं, जो पहले के जीरोज होते हैं, नॉन जीरो, कोई भी नंबर से पहले जो भी जीरो होते हैं उसको नॉन सिग्निफिकेंट बोलते हैं, और नंबर के बाद जीरो होते हैं, अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, जैसे कि अब इसमें रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिया। अब लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर था ये। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, अब राउंडिंग ऑफ क्या है, जैसे कि बात करिए राउंडिंग ऑफ। अब इसमें मतलब राउंड मतलब जैसे कि, अब इसमें मैं बता देता हूँ डेफिनेशन, अब क्या लिखना। जैसे कोई नंबर दिए है, ठीक है, जैसे 5 है, इसको पकड़ो, तो जैसे 5 के ऊपर जो भी रहेगा उसको हटाना है, तो पिछले जो भी आगे वाला है उसको एक ऐड कर दो। तो इसको हटाना है, तो जैसे मैंने 9 को हटाना है, तो 5 से ऊपर है तो पिछले वाले को ऐड करके बड़ा कर देंगे। फिर 9 को अगेन हटाना है, 5 से बड़ा है तो इसको 6 को 7 कर देंगे। अब 5 को हटाना है, अगर सुनो, और 5 को हटाना है, और उससे पहले अगर इवन नंबर है, जैसे 4 है इसमें इवन, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर 5 के पहले ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पर 3 5, अभी इसको हटाते हैं, इसके आगे ऑड है तो इसको ऐड कर देंगे और ये 3.4 हो जाएगा। बट इसमें क्या होएगा, 2.4 ही रहेगा अगर 5 हटाया तो, ठीक है। सिंपल है, ऐसा है, इतना सिंपल है। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं
जो भी नंबर्स है वो 2.4, जैसे 5 के जो भी आगे है वो इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे। अगर 5 के आगे अगर ऑड है तो उसको एक नंबर बढ़ा देंगे, और बाकी 5 से ऊपर वाले को हटाना है तो एक आगे को बढ़ाना ही है। और रही बात 5 के कम वाले की, जैसे कि 2, 3, अगर 3 को हटाना है तो सीधा हटा दो, उसमें कोई ऐड नहीं करना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ भी कंप्लीट। तो अब प्लस एडिशन तो आपको पता ही था, और बाकी थोड़े छोटे छोटे मैथ्स की बात करूं तो ये तो आपको पता ही है। 2.4 अगर ऐसे 3.57 ऐड करना है तो इधर 0, ये 7 के साथ ये 4, 5 और ये 2, 3, ऐसे एडिशन प्लस माइनस होता है। डेसिमल के डेसिमल नीचे रखना पड़ता है, आपको पता है। फिर मल्टीप्लाई भी सिंपल ही है। तो यहाँ तक इतना ही चैप्टर था, इस वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद जय भारत। तो ये चैप्टर कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है वो भी बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।